हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की एसएसटी। क्लास 10th की एसएसटी में हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, पांचों चैप्टर के। हर चैप्टर में से लगभग एवरेज अगर देखें तो 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, 200 क्वेश्चंस क्लास 10th की हिस्ट्री के, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आरबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला ही चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हालांकि इस चैप्टर में से राजस्थान बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मगर मैंने यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो वो 2 मार्क्स में भी वो एक एक नंबर की चीजें तो काम आती हैं, तो इसलिए चिंता ना करें, चीजें याद तो होनी चाहिए आपको, है ना। बाकी सीबीएसई में तो ये बिल्कुल हेल्प करने वाला ही है, तो कोई सा भी बोर्ड हो, फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हेन ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन। ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई थी? 1815 में साइन हुई थी। हु डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस में डेमोक्रेसी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेडरिक सोरू बिलोंग टू विच कंट्री? फ्रांस। विच रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। पहली बार नेशनलिज्म की एक्सप्रेशन कब देखने को मिलती है? किस क्रांति के दौरान देखने को मिलती है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ्रांस के राजा कौन थे और किस डायनेस्टी से, ये कमेंट करके बताना है। नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ न्यू वर्ल्ड। उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम बताना है जिसने कई सारी पेंटिंग्स बनाई थी और विजुअलाइज किया था, एक नए वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था, नए वर्ल्ड को उसने कल्पना की थी। तो वो फ्रेंच के आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरू। When Ireland was incorporated into United Kingdom of Britain, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब मिलाया गया था? 1801 में। नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरू इन 1848। फ्रेडरिक सोरू ने 1848 में कौन सी पेंटिंग्स बनाई थी? तो ये इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। तो ये थी पेंटिंग का नाम, जो 1848 में फ्रेडरिक सोरू ने प्रिपेयर की थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी, फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, उनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम यही था कि फ्रांस के लोगों को आजाद कराना। किससे? यूरोप के लोगों से। और यूरोप का जो डेस्पोटिक जो सिस्टम चल रहा है, डेस्पोटिक जो रूलर्स हैं, उनसे उसको आजाद कराना है। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, जो मतलब मनमानी करते हैं, तानाशाह वाला सिस्टम होता है, उससे आजाद कराना। किसको? फ्रांस के लोगों को। और दूसरा इनका पर्पज ये था कि एक ऐसा देश बनाना जो जहां पे लोगों का रूल चले, ना कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का रूल चले। Who became the king of United Italy in 1861? 1861 में यूनाइटेड इटली के किंग कौन बन जाते हैं? विक्टर इमैनुअल सेकंड। When was France declared as republic? फ्रांस को रिपब्लिक कब डिक्लेयर किया जाता है? 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे मोनार्की को अबोलिश कर दिया जाता है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। नेपोलियन ने इटली पे कब इन्वेजन किया था? 1797 में। हु इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस। फ्रांस में सिविल कोड ऑफ 1804 किसने इंप्लीमेंट किए थे, लागू किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इसके होस्ट कौन थे? होस्ट करने वाले थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जॉलबरीन पर शॉर्ट नोट लिखना है, तो देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपने सीधा बन जाएगा, है ना। तो जॉलबरीन क्या है? पहली बात तो जॉलबरीन एक कस्टम यूनियन है। इसको प्रशिया ने बनाया था 1834 में, और बाकी जर्मन स्टेट इसको लगभग ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मेन पर्पज यही था कि जर्मन लोगों को इकोनॉमिकली बांध के रखना, एक करके रखना। और इसमें क्या किया गया था? बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया था और करेंसीज को घटाकर 30 से 2 कर दी थी। पहले बहुत सारी करेंसी चलती थी, इनको 2 कर दिया। तो मेन एम यही था कि नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना इसके मेंबर स्टेट्स के बीच में। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर 1789? 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उससे पहले फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? कुछ टाइप की गवर्नमेंट थी, वो थी मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जिसमें आपको देखने को मिलेगा राजा कौन थे आपके? लुइस 16 जो थे उसके राजा थे और बर्बन डायनेस्टी के थे। हब्सबर्ग एम्पायर किस रीजन को रूल करता था? तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाले रीजन में हब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। यंग इटली किसने बनाया? गुसेप मेजनी, इसने यंग इटली को बनाया। और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 क्या है? तो ये एक्ट ऑफ यूनियन 2 देशों के बीच में साइन हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, और इसकी वजह से बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। और स्कॉटलैंड जो है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से ही इंग्लैंड का पार्ट बन जाता है। एब्सोल्यूटिस्ट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो अनलिमिटेड पावर हो जिसके पास, और उसको कोई पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रिस्ट्रेंट ना हो, रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल ना हो, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। मतलब जिसकी पावर्स अनलिमिटेड हो, कोई उसको रोक टोक ना कर सके।
और हिस्ट्री में मोनार्कियल गवर्नमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, जहाँ पर पावर सेंट्रलाइज होती है, मिलिटराइज होती है और रिप्रेसिव, मतलब मनमानी करते हैं, सारी पावर किंग के हाथ में होती है, सारी मिलिट्री पावर भी किंग के हाथ में होती है और इनका रिप्रेसिव रूल होता है, मतलब लोगों को ये अत्याचार करते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। यूटोपियन का मतलब क्या है? व्हाट इज यूटोपियन? यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है? तो मतलब एक समझ लो ख्वाबी दुनिया जो मतलब रियलिटी में इम्पॉसिबल है। प्लेबिसाइट क्या है? प्लेबिसाइट एक टाइप है, देखो लोगों से पूछा जाता है कि भाई कोई इशू दे दिया, ये इशू है, बताओ आप इशू के बारे में यस करोगे या नो करोगे, तो ऐसे करके जब लोगों से पूछा जाता है किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, इस सिस्टम को बोलते हैं प्लेबिसाइट। तो ये एक प्रकार का टूल है। इट इज ए डायरेक्ट वोट बाई विच ऑल पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। यहाँ पे लोगों से पूछा जाता है कि ये प्रस्ताव है, आप इसको एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, तो एक प्रकार से डायरेक्ट वोट है। व्हाट बाय द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी इन यूरोप? 19th सेंचुरी में यूरोप में लिबरलिज्म का मतलब क्या था? तो लिबरलिज्म जो शब्द है ये लाइबर से आया है, लाइबर का मतलब होता है फ्री, इसलिए मिडिल क्लास लिबरलिज्म, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सभी के लिए आज़ादी हो और जो कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए। सफरेज का मतलब क्या है? राइट टू वोट। 1834 में विच कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड, हु जॉइंड इट? तो 1834 में वही बना था, जोलबरीन बना था और इसको ज्वाइन किया था जर्मन स्टेट्स ने। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन पर्पज क्या था? देखो 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, जहां पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रशिया, ये चार देश थे जिन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। तो यहाँ पर इन देशों ने डिसाइड किया था कि जो नेपोलियन ने पहले मोनार्की हटा दी, उस मोनार्की को वापस स्टेब्लिश करना है, ठीक है? तो मेन एम वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज, मोनार्कीज को वापस लेके आना, एंड दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, उन मोनार्कीज को वापस लेके आना जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था, और कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस क्रिएट करना यूरोप में। कंजर्वेटिव मतलब जो पहला सिस्टम चलता आ रहा था मोनार्की वाला सिस्टम, उसको वापस लेके आना, और जो नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऐड की थी हर जगह, उसको क्या करना? हटा देना। गुसेप मैजिनी कौन थे? तो भैया ये इटली के रिवॉल्यूशनरी थे, और इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किए थे, एक तो यंग इटली मर्सिल्स में और एक यंग यूरोप बर्न, यहाँ पर ये दो ऑर्गेनाइजेशन गुसेप मैजिनी ने फाउंड किए थे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ जुलाई 1830 रेवोल्यूशन इन फ्रांस? जुलाई 1830 रेवोल्यूशन का क्या रिजल्ट निकल के आता है? तो इस रेवोल्यूशन के दौरान बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया जाता है भाई लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, और मोनार्की स्टेब्लिश की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश की जाती है, और नए राजा बनते हैं लुइस फिलिप। ये चीज आप ध्यान रखना। व्हाट वाज सेड अबाउट मैजनी बाय मेटरनिक? मेटरनिक ने मैजनी के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि मैजनी जो है मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, ये कहा था मैजनी ने, सॉरी मेटरनिक ने मैजनी के बारे में। तो देखो मैजनी के बारे में हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्लब कर देना, एक साथ कर देना, बन जाएगा 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट मेटरनिक सेड अबाउट इवेंट्स इन फ्रांस? फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी उसके बारे में मेटरनिक ने क्या कहा था? तो मेटरनिक ध्यान रखना ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, तो इन्होंने फ्रांस के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है, मतलब फ्रांस में कोई भी इवेंट होती है तो उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? यूरोप में देखने को मिलता है। ये कहा था मेटरनिक ने फ्रांस के बारे में। हु वर जंकर्स इन प्रशिया? प्रशिया में जंकर किसको कहा जाता था? तो लार्ज लैंड ओनर्स जो हुआ करते थे उनको जंकर कहा जाता था प्रशिया में। What was the who was the architect of unification of Germany and which policy was adopted by him? तो जर्मनी का यूनिफिकेशन करने वाले महान व्यक्ति का नाम बताना है, तो वो है ओटो वॉन बिस्मार्क, इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। और भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? और इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी बिस्मार्क ने, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड इन 1688? इंग्लैंड में 1688 में क्या हुआ था? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, और जिसकी वजह से इंग्लिश पार्लियामेंट की पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की की पावर को सीज कर लिया, मतलब पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर आ जाती है, किंग के पास पावर जो है कम हो जाती है। व्हाट डिड बिकम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन? हाउ वाज इट रिप्रेजेंट विजुअली? तो जर्मनी की एलिगोरी को मतलब कौन बनता है, क्या बन जाता है जर्मन की एलिगोरी? एलिगोरी क्या होता है? किसी भी चीज को हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, किसी भी कोई फिगर होता है, कोई भी चीज है उसको हम पर्सन के रूप में ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे जर्मेनिया जो है ये एलिगोरी बन जाती है जर्मन नेशन की। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो जर्मेनिया ने एक मतलब क्राउन पहना हुआ है किसका? ओक लीव्स का, और ओक लीफ का यहाँ मतलब है हीरोइज्म, है ना? नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। उस ट्रीटी का नाम बताना है जिसकी वजह से ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया जाता है, तो वो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में साइन हुई थी। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग ईयर्स फॉलोइंग 1815?
तो मेन एम क्या था रिवोल्यूशनरीज का 1815 के बाद? इनका मेन एम यही था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करना और वापस लिबरल सोसाइटी स्टेब्लिश करना, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना। राइट अबाउट टू फीमेल एलिगोरीज इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की दो फीमेल एलिगोरी के नाम बताने, तो एक है मेरियाने जो सीबाज एलिगोरी ऑफ फ्रांस, और जर्मेनिया वो एलिगोरी है किसकी? जर्मनी की। तो पहले चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सेकंड चैप्टर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में नेशनलिज्म का राइज। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। व्हेन वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस 1914 से 1918 के बीच में। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में कब वापस आए? जनवरी 1915। अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, गांधी जी इंडिया छोड़ के साउथ अफ्रीका कब गए थे? वो कमेंट करके बताना है। विद विच आइडिया द मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप इज एसोसिएटेड? किस आइडिया से आज की डेट में यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो संबंधित है? तो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो आज की डेट में जो नेशनलिज्म देखने को मिलता है यूरोप में, ये किससे संबंधित है? नए नेशनल स्टेट्स का निर्माण करना और पुराना जो सिस्टम है मोनार्की वाला उसको खत्म करना। इन इंडिया व्हाट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर अगेंस्ट कॉलोनियल पावर? इंडिया में कॉलोनियल पावर के खिलाफ, कॉलोनियल पावर का मतलब है यहाँ पे ध्यान रखना ब्रिटेन, इंग्लैंड जो इंडिया में रूल कर रहा था उसके खिलाफ क्या चीज थी जो भारतीयों को एक करके रखती है? तो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied different groups of together। मतलब यहाँ पे एक चीज थी, आपको पता है जो कॉलोनियल रूल था, इंग्लैंड का जो रूल था यहाँ पे, उसकी वजह से हम सब परेशान थे, उसकी वजह से सब प्रताड़ित थे। हर सेक्शन सोसाइटी का, कोई से भी धर्म के लोगों, कोई से भी कास्ट के लोगों, सब लोग अंग्रेजों के जो कॉलोनियल वाला जो रूल था, ऑपरेसिव रूल था, उससे परेशान थे। यही चीज भारतीयों को एक करके रखती है अंग्रेजों के खिलाफ। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो कॉलोनियल स्टेट जो था वो जबरदस्ती करता था लोगों को कि आर्मी आपको ज्वाइन करनी है। चंपारण गांधी जी कब गए थे? वाई सॉरी चंपारण क्यों गए थे? टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी चंपारण इसलिए गए थे ताकि मतलब यहाँ पे जो परेशान किया जा रहा था, प्लांटेशन, जबरदस्ती प्लांटेशन करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसके अगेंस्ट में यहाँ के किसानों को प्रेरित कर सकें, इंस्पायर कर सकें। जलियांवाला बाग की घटना कब और कहां पर हुई थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुई थी। महात्मा गांधी जी ने 1909 में कौन सी बुक लिखी थी? हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी थी। सत्याग्रह का मतलब क्या है? तो गांधी जी का ये मेथड है, ध्यान रखना, सत्याग्रह जो कहता है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, और किसके आधार पर प्रोटेस्ट हो? ट्रूथ के आधार पर और नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के आधार पर जो सत्याग्रह किया जाता है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस के आधार पर जो मूवमेंट किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं सत्याग्रह। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में। फॉर वॉट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 दिसंबर 1920 इज नोन? दिसंबर 1920 का जो सेशन है कांग्रेस का, उसको किस चीज के लिए जाना जाता है? क्योंकि इसी सेशन में, ये पहली बात तो नागपुर में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। डिसाइड किया गया था कि अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे गांधी जी की लीडरशिप में। खलीफा कौन था? इस्लामिक वर्ल्ड का जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो हेड हुआ करता था उसको खलीफा बोलते थे। बेगार का मतलब क्या है? बेगार एक प्रकार की लेबर है जहां पर लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता है बिना किसी पेमेंट के, उसको लेगार बोलते हैं। चोरी चोरा की घटना 1922 में क्या हुआ था? इस घटना में, इस घटना के दौरान आपको देखने को मिलेगा चोरी चोरा नाम का जो विलेज है, जो आज की डेट में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और लगभग 22 पुलिसमैन इस समय मारे जाते हैं, जल जाते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब आया और इसको क्यों बॉयकॉट किया गया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, और इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। सारे के सारे मेंबर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसका बॉयकॉट किया गया था। और इसी दौरान गो साइमन बैक, गो साइमन बैक के स्लोगन दिए गए थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट लाहौर एंड व्हेन इट वाज हेल्ड? तो लाहौर सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे और ये कब हुआ था? तो लाहौर सेशन पहली बात तो 1929 में हुआ था, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी समय पर हमने स्वराज वाला जो कॉन्सेप्ट है अडॉप्ट किया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज वाला कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया था। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। बाई विच मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? CDM जो मूवमेंट है किस मार्च के दौरान स्टार्ट हुआ था? तो डांडी मार्च होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। हु ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? तो किसने मतलब दलित्स को ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के माध्यम से? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने।
व्हाट वाज द डिमांड ऑफ बी आर अम्बेडकर फॉर दलित्स एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आपको पता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुई थी, तो इस समय पर और लंदन में हुई थी, इस समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या डिमांड की थी दलितों के लिए? तो इन्होंने डिमांड की कि दलितों के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलितों के लिए। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट 1909 में अंग्रेजों ने दिया था मुस्लिम्स के लिए, ध्यान रखना। अब यहाँ पे डिमांड की जा रही थी कि हमें दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में? कोई मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से चुनाव होना है, तो मान लो अगर ये दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो इसका मतलब है इस पॉपुलेशन में जो दलित लोग रह रहे हैं, ये दलित लोग वोट करेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा, पहली बात यहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो दलित होगा, और इनको वोट भी कौन देंगे? दलित होंगे। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। पहले ये मुस्लिम्स के लिए दिया गया था, तो ये डिमांड की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। हु क्रिएटेड फर्स्ट इमेज ऑफ भारतमाला? भारत माता की पहली इमेज किसने क्रिएट की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870 में, ध्यान रखना। इमेज किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु पेंटेड फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता की पहली इमेज क्रिएट किसने की थी? पेंट किसने की थी, सॉरी, हु पेंटेड है ना, तो अब निंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना, क्रिएट करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पेंट करने वाले अवनिंद्रनाथ अभिनेन्द्रनाथ टैगोर। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली गुजरात इन 1928? तो बारदोली में आंदोलन किसने मतलब लीड किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ध्यान रखना, इसी मूवमेंट के दौरान बारदोली में जो सत्याग्रह हो रहा था, तो इसकी लीडरशिप वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और फिर यहाँ की जो महिलाएं थी, यहाँ की महिलाओं ने इनको एक टाइटल दिया था, सरदार वाला टाइटल। ध्यान रखना, बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। वाई वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स? तो इनलैंड इमिग्रेशन जो एक्ट है 1859 का, ये प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्यों ट्रबलसम था, क्यों परेशानी का कारण था? क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर को बोला गया था कि बिना किसी परमिशन के आप गार्डन्स को छोड़ के नहीं जा सकते, टी गार्डन्स को, है ना, तो ये इसलिए समस्या थी इसमें। हाउ मेनी माइल्स वर कवर्ड इन गांधी सॉल्ट मार्च? गांधी जी ने जब साल्ट मार्च किया था तो कितने माइल्स की दूरी कवर की थी? तो 240 माइल्स की दूरी कवर की थी। द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने अडॉप्ट किया था? 1929 में लाहौर सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु अनाउंस्ड ए वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929? तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा दिया जाएगा, ये किसने अनाउंस किया था? वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, इसके बारे में बताइए। तो पहली बात तो ये ट्राइबल लीडर थे, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया था अर्ली 1920s में। इन्होंने हिल पीपल को इंस्पायर किया था, और साथ ही साथ में इन्होंने महात्मा गांधी जी की महानता के बारे में भी लोगों को बताया था। तो यहाँ पर 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस? पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। तो सेकंड कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में, ये भी ध्यान रखना। नेम दी टू पावर ब्लॉक्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, किन पावर ब्लॉक्स के बीच में हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया में 2 पावर ब्लॉक बन जाते हैं, एक तो अलाइज और एक सेंट्रल पावर्स। अलाइज में आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस। और सेंट्रल पावर्स में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की। व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ करेंसी यूज्ड फॉर मोर देन ए मिलीनिया एगो? तो बहुत साल पहले तक, कई हजारों सालों तक पहले किस टाइप की करेंसी को यूज करते थे? तो काउडी या कौरी भी कह सकते हैं ना। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड कॉर्न लॉज टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ कॉर्न? कॉर्न का इंपोर्ट रोकने के लिए कॉर्न लॉज किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किए थे? ब्रिटेन ने। हु लेटर ज्वाइन द अलाइज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाद में अलाइज को कौन ज्वाइन करता है? यूएसए। शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए नहीं था, मगर ये बाद में ज्वाइन कर लेते हैं। विच कंट्रीज स्टेटस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेप्टर टू इंटरनेशनल क्रेडिटर? किस कंट्री का स्टेटस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बदल जाता है? किससे? इंटरनेशनल डेप्टर से इंटरनेशनल क्रेडिटर। पहले ये मतलब लेते थे कर्ज, अब कर्ज देने वाले बन जाते हैं, तो यूएसए का स्टेटस बदल जाता है। इल डोराडो के बारे में लिखिए। तो इल डोराडो एक फेवल्ड सिटी है साउथ अमेरिका का, मतलब कहानियों में ऐसा बताया जाता है, यहाँ पे बहुत सारा सोना वोना हुआ करता था, बहुत सारी यहाँ पे संपत्ति है। इसलिए 17वीं सेंचुरी में यूरोप के बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर एक्सपीडिशन पे जाते हैं, सोने की सर्च में जाते हैं। इल डोराडो में कहाँ है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ध्यान रखना एक कॉन्टिनेंट है। विच वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज्ड बाय स्पेनिश टू कॉन्कर अमेरिका? स्पेनिश के पास कौन सा पावरफुल वेपन था जिसके माध्यम से उन्होंने अमेरिका को कॉन्कर किया था? तो इनके पास जो वेपन था वो एक डिजीज थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स।
तो स्मॉल पॉक्स मोस्ट पावरफुल वेपन था जिसके माध्यम से स्पेन के लोगों ने अमेरिका पर विजय हासिल की थी। वाई डिड स्मॉल पॉक्स के लिए लार्ज नंबर ऑफ नेटिव अमेरिकन, स्मॉल पॉक्स ने बहुत सारे नेटिव अमेरिकन को क्यों किल कर दिया? क्योंकि पहली बात तो अमेरिका के जो लोग थे उनमें इम्यूनिटी नहीं थी इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, जबकि यूरोप के लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। इसलिए जब ये लोग जाते हैं वहां पे तो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट हो जाते हैं और डेथ होने लग जाती है। G77 क्या है? G77 एक कोलिजन है, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। कैसे कंट्रीज है? डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जो डिमांड कर रहे हैं एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ध्यान रखना, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था तो उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज आजाद होने लग जाते हैं, उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई और ये डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप को हम बोलते हैं G77, जो डिमांड कर रहे थे कि हम एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज के हित की बात करेगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ा, लोगों का माइग्रेशन बढ़ा। लोग माइग्रेशन मतलब क्यों हो रहा था? सब वर्क की सर्च में, लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, कैपिटल का मूवमेंट होता है, ये सारी चीजें होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। विच कंट्रीज वर कंसिडर्ड एज एक्सिस पावर ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर? सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स में कौन कौन आती है? तो नाजी जर्मनी, जापान, इटली, और जर्मनी के ही थे हिटलर जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा नुकसान किया था। विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज वर नोन एज सेंट्रल पावर्स इन यूरोप? सेंट्रल पावर्स के नाम से यूरोप में किसको जाना जाता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। राइट द नेम ऑफ टू पावर ब्लॉक्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर ब्लॉक कौन से थे? तो एक तो अलाइड पावर्स और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। 1820 में इंडिया वॉज सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच कम्युनिटी? 1820 के टाइम पे इंडिया कौन सी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था? तो वो थी ओपियम। नेम ए नोबेल प्राइज विनिंग राइटर हु इज डेसेंडेंट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया? उस नोबेल प्राइज विनर राइटर का नाम लिखना है जो कि एक डेसेंडेंट है, वंशज है किसका? इंडेंचर्ड लेबर का। तो उसका नाम है वीएस नाइपॉल। इनको नोबेल प्राइज मिलता है ना? और ये इंडेंचर्ड लेबर के वंशज हैं। इंडियन इंडेंचर्ड लेबर केम फ्रॉम विच रीजन्स ऑफ इंडिया? भारत के जो इंडेंचर्ड लेबर थे कहाँ कहाँ से मतलब इंडिया से गए थे, कौन कौन से भाग से आते हैं? तो ये आते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या है? अंग्रेज, आपको पता होगा, इंडिया से बहुत सारे लोगों को काम करवाने के लिए अलग अलग देशों में ले जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला गया था? इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, कहाँ कहाँ से गए थे? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट से इनको ले जाते हैं। हाउ द 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड लेबर हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब? 19th सेंचुरी की इंडेंचर्ड लेबर को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है? इसको ऐसे कि भैया एक नया सिस्टम है स्लेवरी का, है ना? स्लेवरी तो खत्म कर दी, मगर ये जो इंडेंचर्ड लेबर है इनकी कंडीशन भी कैसी थी? स्लेव की तरह ही थी, बस नाम बदल गया था, है ना? वाई पीपल ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस इन एंशियंट टाइम? पुराने प्राचीन काल में लोग बहुत दूर तक क्यों जाते थे? तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए, और अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हो रहा है तो उस जगह को छोड़ के चले जाते थे। सिल्क रूट से आप क्या समझते हो? सिल्क रूट आपको पता है चाइना से लेकर यूरोप में, चाइना से लेकर यूरोप में स्पेशली रोम तक का जो रूट है, लैंड रूट है, इसी को बोलते हैं सिल्क रूट है। ठीक है, द रूट टेकन बाई ट्रेडर्स टू कैरी सिल्क कार्गोज फ्रॉम चाइना टू वेस्ट। चाइना, अब यहाँ पे चाइना हो गया, वेस्ट में इधर के कंट्रीज जो है यूरोपियन कंट्रीज, इनको वेस्ट बोलते हैं। तो चाइना से सिल्क के कार्गो को ले जाने वाला जो रूट था ट्रेडर्स के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या है? इंडेंचर्ड लेबर मीन्स ए बॉन्डेड लेबर under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off his passes to a new country or home। तो इंडेंचर लेबर एक मतलब बॉन्डेड लेबरर है, ध्यान रखना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर्स के बीच में कि भाई इतने साल के लिए हम आपको ले जा रहे हैं, इतना सारा सामान देंगे और आपको ये काम करना पड़ेगा। राइट द नेम ऑफ पावर ब्लॉक्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर? सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन कौन से पावर ब्लॉक बनते हैं? एक बनती है एक्सिस पावर्स और दूसरी है अलाइज पावर्स, या अलाइड कह सकते हो। एक्सिस पावर्स में नाजी जर्मनी, जापान, इटली। अलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए। ध्यान रखना है सोवियत यूनियन को ही हम यूएसएसआर कहते हैं, जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। इसमें से फिर सबसे बड़ा कंट्री निकलता है रशिया। विच इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज ब्रेटन वुड्स ट्विंस और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन? कौन से इंस्टीट्यूशंस को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से या ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो यह है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। विच इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन? कौन सा इंस्टीट्यूशन सेट किया जाता है ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कंट्रीज की हेल्प की जा सके? तो एक तो आईएमएफ, एक तो आपका सॉरी मतलब फाइनेंस करने के लिए, पैसा देने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको सेटअप किया जाता है ताकि वॉर के बाद कंट्रीज को फाइनेंस दी जा सके ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन कर सके, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें।
कौन सा पोस्ट वॉर का मतलब यहाँ पे क्या है, 1945 के बाद वाली टाइम है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है। हाउ मेनी पीपल वर डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे जाते हैं, तो लगभग 9 मिलियन, 9 मिलियन मतलब होता है 90 लाख, है ना। विच कंट्रीज हैव अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन कौन से कंट्रीज में बहुत तेजी से रैपिड डेवलपमेंट हुआ है आज की डेट में, तो चाइना, इंडिया, ब्राजील। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में। न्यू की फुल फॉर्म क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया भर की इकोनॉमी से कनेक्ट करने ला, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। विच वॉज द अर्लीस्ट एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक, तो आपको इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे मतलब ट्रेड लिंक देखने को मिलेगी, कौन से एरिया से ट्रेड ज्यादा होता था, तो आपको 3000 बीसी की बात है, लगभग आज से 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उस वाले एरिया से क्या होता था, ट्रेड होता था वेस्ट एशिया से, है ना। हु टुक पास्ता टू सिसली, पास्ता को सिसली में कौन लेकर आता है, तो ऐसा कहा जाता है लगभग जो शायद अरब ट्रेडर जो है पास्ता को सिसली में लेके आते हैं, और सिसली कहाँ पर है, इटली का एक आइलैंड है ना। नेम द फूड्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एशिया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाई क्रिस्टोफर कोलंबस, उन फूड्स का नाम बताने जो यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अमेरिका की डिस्कवरी करने के बाद, क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद, है ना। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी कर ली थी, तो उसके बाद यूरोप और एशिया में किस किस फूड को वहां से लाया जाता है, तो इसमें है पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज। When did Great Irish Potato Famine take place और what were its result? तो आयरिश का मतलब है आयरलैंड, आयरलैंड में पोटैटो फेमाइन फेमाइन कब आई थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन हुई थी 1845 से 1849 के बीच में। इसकी वजह से कई लोग यहाँ पे भूख की वजह से मारे जाते हैं और इससे ज्यादा लोग मतलब यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे दे रखा है 10 लाख पीपल, है ना, इतने लोग मारे जाते हैं और इससे डबल लोग जो हैं यहाँ से मतलब काम की सर्च में बाहर चले जाते हैं छोड़कर। वाई डिड यूरोपियंस लीव यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी, यूरोप के जो लोग हैं यूरोप को छोड़कर अमेरिका में क्यों जाते हैं, क्योंकि यूरोप में उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारी, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। तो इन समस्याओं से परेशान होकर यूरोप के जो लोग हैं कहाँ पर चले जाते हैं, अमेरिका में जाके सेटल होने लग जाते हैं। Which crop was grown in India and exported to China by Britishers and what is its importance? तो कौन सी क्रॉप को भारत में ग्रो किया जाता था और चाइना में उसको भेजा जाता था और इसका क्या महत्व था, तो ओपीएम को भारत में ग्रो किया जाता था और चाइना में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। इसकी वजह से जो पैसा कमाते थे अंग्रेज, उससे ये क्या करते थे, चाय और बाकी चीजों को इम्पोर्ट करते थे, कहाँ से, चाइना से। विच प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट नेशंस दैट बिकेम फ्री आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश आजाद हुए थे तो उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, देयर इकोनॉमी वर हैंडीकैप्ड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, मतलब इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, रिसोर्सेस की कमी हो जाती है ना, ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। Which institutions were established during Bretton Woods Conference in July 1944? जुलाई 1944 में कौन कौन से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए जाते हैं, तो एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक को ही बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। What did famous economist John Maynard Keynes says about Indian gold exports during Great Depression? तो आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन कब आई थी, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई थी। तो इस दौरान एक महान इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जॉन माइनार्ड कीनिस, इन्होंने इंडिया से जो गोल्ड का एक्सपोर्ट हो रहा था उसके बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा था इसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, जो मंदी आ रही है मंदी से लोग उबर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ना। राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया, ग्रेट डिप्रेशन के दो प्रभाव बताइए भारत में, तो पहली बात तो इसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये दोनों लगभग आधे रह जाते हैं 1928 से 1934 के बीच में, और गेहूं की प्राइसेस 50% तक कम हो जाती हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम क्या था, 1929। व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन क्या होता है, जब हम बल्क में किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन, बल्क मतलब एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस करते हैं उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। तो मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है, और साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा जितनी भी कॉस्ट है उस कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्रोडक्ट आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो कॉस्ट कम हो जाती है, जो भी गुड्स हैं आपके मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। वाई दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर नई नई चीजों को यूज किया गया था युद्ध के दौरान, ठीक है, बिकॉज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स ईटीसी वर यूज्ड, और ये
ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से आते हैं, मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री से आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट आ रहे थे इनका यूज किया गया था लड़ाई के दौरान, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। Why Indian workers were forced to migrate in search of work as indentured workers in 19th century? तो भारत से लोग जो है क्यों मजबूर हो जाते हैं भारत छोड़ने के लिए और इंडेंचर लेबर बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी, लैंड रेंट बढ़ रहे थे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जमीन जो थी वो क्लियर की जा रही थी माइंस और प्लांटेशन के लिए, तो खेती करना भी यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था। वाई वर यूरोपियंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अफ्रीका? यूरोपियंस अफ्रीका में क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंड रिसोर्सेस हुआ करते थे, बहुत सारे मिनरल्स हुआ करते थे, तो उनको उम्मीद ये थी कि ये यहाँ पर प्लांटेशन स्टेब्लिश कर देंगे और साथ के साथ में माइंस माइनिंग भी मतलब करेंगे, यहाँ पर माइनिंग करके बहुत सारे मिनरल्स को ये कहाँ ले जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट एक बहुत तेज गति से फैलने वाली कैटल प्लेग है जिसकी वजह से अफ्रीका में बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं 1890s में। तो यहाँ पे 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में व्हाट वर ट्रेड गिल्ड्स? ट्रेड गिल्ड्स क्या हुआ करते थे? तो ट्रेड गिल्ड्स वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेन्ड क्राफ्ट पीपल, मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेटेड कंपटीशन इन प्राइसेस एंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ पीपल इनटू ट्रेड। तो ट्रेड गिल्ड्स एक ऐसा एसोसिएशन हुआ करता था प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूसर मतलब होता है जो सामान को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका एक एसोसिएशन है, उनका एक ग्रुप है जो क्राफ्ट पीपल जो मतलब सामान बनाते हैं उनको ट्रेनिंग देगा और कितना प्रोडक्शन करना है कितना प्रोडक्शन नहीं करना है उसको रेगुलेट करेगा, कंपटीशन को रेगुलेट करेगा और प्राइसेस को रेगुलेट करेगा, और नए जो लोग आते हैं ट्रेड करने उनको रोकने का काम होता था ट्रेड गिल्ड्स का। Why did British merchants engage farmers from countryside to produce textile for the market? Countryside का मतलब होता है गांव की जो ओर होती है उसको हम कंट्री साइड बोलते हैं, मतलब गांव को ही, गांव देहात जो होता है उसको हम कंट्री साइड बोलते हैं। तो अंग्रेजी मर्चेंट्स क्यों फार्मर्स के साथ एंगेज हो जाते हैं? ताकि वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर सकें मार्केट के लिए, क्योंकि ध्यान रखना टाउन्स में आपको देखने को मिलेगा ट्रेड गिल्ड जो होते हैं पावरफुल थे, तो यहाँ पर नए जो मर्चेंट थे उनको आने नहीं दिया जाता था, रोक दिया जाता था, और यहाँ पर जो ट्रेड गिल्ड थे ये कंपटीशन को रेगुलेट करते थे, प्राइस को रेगुलेट करते थे, बाहर के लोगों को यहाँ पे नए लोगों को आने नहीं देते थे। इसलिए जो फार्मर्स हैं, सॉरी, इसलिए जो मर्चेंट हैं गांव के लोगों से साथ जुड़ जाते हैं ताकि गांव के लोग इनके लिए जो मार्केट के लिए सामान प्रोड्यूस कर सकें। कोस्टीज कौन थे? कोस्टीज एक कम्युनिटी है वीवर्स की, वीवर्स की कम्युनिटी को कोस्टीज बोला जाता है। When was spinning jenny was invented and by whom? स्पाइनिंग जेनी को किसने और कब इन्वेंट किया था? तो 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने इसको इन्वेंट किया था। टू विच पोर्ट डिड सूरत ऑन गुजरात कोस्ट कनेक्ट इंडिया? ठीक है, भारत का जो गुजरात में जो सूरत का जो पोर्ट था ये किससे कनेक्ट करता था भारत को? ये गल्फ से और रेड सी, गल्फ में पर्शियन गल्फ जो थी वहां पर, और रेड सी की तरफ जो पोर्ट थे उनको कनेक्ट करता था भारत को, भारत के पोर्ट से, सूरत से, है ना। When and where JN Tata set up first iron and steel works in India? कब और कहाँ JN टाटा ने पहली आयरन और स्टील वर्क्स स्टेब्लिश की थी इंडिया की? तो ये 1912 में पहली आयरन और स्टील वर्क्स स्टेब्लिश की थी जमशेदपुर, जो आज की डेट में झारखंड में। नेम द इंडस्ट्रीज वेयर लेबर डिमांड वाज सीजनल। उन इंडस्ट्री के नाम बताने जहाँ पे लेबर को सीजनली बुलाया जाता था, मतलब कुछ महीने के लिए, बाकी फिर उसमें निकाल दिया जाता था। तो गैस वर्क्स, वाइन ब्रूरीज, बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग और शिप रिपेयरिंग, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जहाँ पर सीजन के हिसाब से लेबर को एम्प्लॉय किया जाता था। नेम द टू मटेरियल्स विच वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। ऐसे 2 मटेरियल्स के नाम बताने जो इंडिया से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किए जाते थे, तो कॉटन और जूट। एट विच प्लेस वॉज फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल बिगेन प्रोडक्शन इन 1874? तो किस जगह पर 1874 में पहली स्पाइनिंग और वीविंग मिल स्टैब्लिश हो जाती है और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है? तो मद्रास, मद्रास ध्यान रखना, ये साउथ वाले एरिया को मद्रास कहते थे, आज की डेट में यहाँ पे तमिलनाडु है मेनली, है ना। हाउ डिड द इंडियन वीवर्स एंड मर्चेंट रजिस्ट कॉलोनियल कंट्रोल? आपको देखने को मिलेगा जैसे ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत के वीवर्स और मर्चेंट इसको कैसे रजिस्ट करते हैं? To resist colonial control, sometimes Indian weavers and merchants left villages and migrated, set up looms in other villages where they had some family relation. तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है या कॉलोनियल कंट्रोल जब ज़्यादा बढ़ता है तो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो वीवर्स थे, मर्चेंट थे, वो अपने गांव छोड़ के चले आते हैं, दूसरी जगह चले आते हैं और दूसरे गांव में अपनी लूम्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और जहाँ पे उनके फैमिली रिलेशन हुआ करते थे। पहली जूट मिल इंडियन के द्वारा जो ओन है कलकत्ता में कब सेटअप की गई थी? तो सेठ हुकुमचंद ने पहली फर्स्ट इंडियन जूट मिल कलकत्ता में सेटअप की थी 1917 में। जबकि
अगर इंडियन ना आए वर्ड तो फर्स्ट जूट मिल कब सेटअप हुई थी, तो आपको बताना 1855 में, कहाँ पर, कलकत्ता में। पर इंडियन के द्वारा ओन, तो ये ध्यान रखना 1917 में, इसके द्वारा सेठ हुकुमचंद के द्वारा। फर्स्ट कॉटन मिल कब सेटअप होती है, 1854 में, कहाँ पर, बॉम्बे में, है ना। फर्स्ट जूट मिल कब सेटअप होती है इंडिया में, ये 1855 में बंगाल में स्टेब्लिश होती है। और इंडियन के द्वारा सेटअप हो तो 1917 कलकत्ता, सेठ हुकुमचंद के द्वारा। गोमस्ताज कौन हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमस्ताज को अपॉइंट किया था। गोमस्ताज मतलब एक प्रकार से पोस्ट हो गई, जिनका काम था वीवर्स को सुपरवाइज करना, सप्लाई कलेक्ट करना, और जो कपड़े बने उनकी क्वालिटी चेक करना, ये काम होता था। विच इमेज ऑफ गॉड वाज मोस्ट कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज बेबी प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए कौन से भगवान की इमेज यूज की जाती थी, तो लॉर्ड कृष्णा की। विच सिटी वाज नोन एज फिनिशिंग सेंटर ऑफ क्लॉथ एट द टाइम ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर किस शहर को फिनिशिंग सेंटर का हब माना जाता था, तो वो है लंदन। विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, किस कंट्री को दुनिया की पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बोला जाता है, तो वो है ब्रिटेन। क्योंकि पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ही कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी या ब्रिटेन में हुई थी। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ पिक्चर ऑन द कवर पेज ऑफ म्यूजिक बुक पब्लिश्ड बाय ईटी पॉली, ए पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर। तो ईटी पॉली ने एक बुक पब्लिश की थी, तो उसका कवर पेज पर टाइटल क्या था पिक्चर का, तो डॉन ऑफ सेंचुरी, एक नई सेंचुरी की, एक नए शतक की शुरुआत होना, एक नई सदी की शुरुआत होना। डॉन का मतलब होता है किसी चीज का राइज होना, है ना, डॉन। हु वाज स्टेबलर, स्टेबलर कौन हुआ करता था, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टेबल करता था या वुल को सॉर्ट करता था अकॉर्डिंग टू फाइबर, मतलब फाइबर के हिसाब से वूल को छांटना, ठीक है, ये काम होता था स्टेबलर का। फुलर कौन था, फुलर ए पर्सन हु फुल्स और गैदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग, तो मतलब कपड़ों को इकट्ठा करते थे ना, प्लीटिंग करके मतलब सलबट सी बना के, या मतलब उसको इकट्ठा करके सेट करके कपड़ों को फुल करता था या इकट्ठा करता था, उसी को हम क्या बोलते थे, फुलर बोलते थे। कार्डिंग क्या है, कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कॉटन या वुल जो फाइबर है, इसको प्रिपेयर किया जा रहा है स्पाइनिंग से पहले, मतलब बुनाई, मतलब स्पाइनिंग का मतलब होता है उसको धागा बनाना, धागा जो मतलब बनाया जाता है उसको स्पाइनिंग बोलते हैं। तो स्पाइनिंग से पहले का जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा ऑफ इंग्लैंड, तो कॉटन, ये पहला सिंबल है न्यू एरा ऑफ इंग्लैंड का। बाय हुम कॉटन मिल वाज क्रिएटेड, किसने कॉटन मिल को क्रिएट किया था, रिचर्ड आर्कराइट। व्हाई डिड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर स्लोली इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत धीरे धीरे क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस आए थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़े से घबराए हुए थे इनको यूज को लेकर, है ना, कि कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। स्टीम इंजन किसने बनाया था और इसको इम्प्रूव किसने किया, तो स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था न्यूकोमैन ने, और इसको इम्प्रूव किया था जेम्स वॉट ने। सूरत पोर्ट का 16th सेंचुरी में क्या इंपॉर्टेंस था, तो ये एक ऐसा पोर्ट था जहां से बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, सूरत गुजरात से, और ये इंडिया को कनेक्ट करता है गल्फ से और रेड सी के पोर्ट से। विच मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860s, इलगिन मिल को स्टार्ट किया गया था कानपुर में 1860 में। नेम ए फ्यू लीडिंग अर्ली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत के कुछ एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताने भारत के जो हैं, द्वारकानाथ टैगोर, डेंसो पेचेट, जमशेदजी, नुसेरवानजी टाटा, सेठ हुकुमचंद, ठीक है। हु established 6 joint stock companies in India during 1830-40, 1830-40 के बीच में भारत में 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी किसने स्टैब्लिश की थी, सेठ हुकुमचंद। जॉबर का क्या काम हुआ करता था, तो जॉबर का मेन फंक्शन हुआ करता था नए नए रिक्रूटमेंट करना। हाउ एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू क्रिएट न्यू कंज्यूमर्स, एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, कैसे मतलब ये नए कंज्यूमर फाइंड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स को ऐसा दिखाते हैं कि इनकी हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें काम काम आएगी, तो कुछ अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग उनको खरीद सकें। व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वर अपर क्लास पीपल इन ब्रिटेन गिव प्रायोरिटी ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन के टाइम पर अपर क्लास जो लोग थे वो किस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, तो देखो आज की डेट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, आज की डेट में जो फैक्ट्री लगाई गई इंग्लैंड में और यूरोप में, इससे पहले की बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, मगर पहले के टाइम पे जो प्रोडक्शन था फैक्ट्री में ना होकर घरों में हुआ करता था। इसी चीज को बोला गया, इसी फेज को बोला गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो टाइम है जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का टाइम है। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था वो घरों में होता था, ना कि फैक्ट्री में, उसी फेज को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया था, जोहन गुटेनबर्ग। विच बुक वाज प्रिंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग, तो वो थी बाइबल, बाइबल को प्रिंट किया गया था। वेयर द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड,
दुनिया में सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप हुई थी? चाइना, जापान, कोरिया। और यहाँ पे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो थी हैंड प्रिंटिंग। ईडो का क्या मतलब है? ईडो का मतलब टोक्यो का जो पुराना नाम है उसको ईडो बोलते हैं। टोक्यो कैपिटल है किसकी? जापान की। हु इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट फॉर्म कॉल्ड ओक्यो? ओक्यो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? कीटागावा उटामारो ने दिया था कंट्रीब्यूशन। इन यूरोप हु वाज द फर्स्ट डेवलपर ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? यूरोप में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप करी थी? जॉन गुटेनबर्ग ने 1448 में। वाई वॉज गुटेनबर्ग प्रेस टू स्लो एज कम्पेयर टू प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी? आज की डेट में जो प्रेजेंट प्रेस की जो टेक्नोलॉजी उससे स्लो क्यों थी गुटेनबर्ग की प्रेस? क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, गुटेनबर्ग की जो प्रेस थी हैंड प्रिंटिंग मेथड को यूज करती थी, मगर प्रेजेंट की जो प्रेस टेक्नोलॉजी है ये मैकेनिकल प्रिंटिंग मेथड को यूज करती है। हाउ मेनी थीसिस डिड मार्टिन लूथर राइट? मार्टिन लूथर ने कितनी थीसिस लिखी थी? तो 95 थीसिस लिखी थी, जहां पर इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया था। किस व्यक्ति ने स्त्री धर्म विचार को पब्लिश किया था ताकि महिलाओं को बताया जा सके कि कैसे आपको एक अच्छी बीवी बनना है? तो राम चड्डा। नेम दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ रास सुंदरी देवी? रास सुंदरी देवी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अमर जीवन। ये फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी है जो बंगाली भाषा में पब्लिश हुई थी। नेम दी गुजराती न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1822? गुजराती न्यूज़पेपर का नाम बताना है जो 1822 में पब्लिश हुआ था, तो बॉम्बे समाचार। नेम दी फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में सबसे पहले वीकली पेपर कौन सा पब्लिश होता था? तो बंगाल गजट, जिसको एडिट किया जाता था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ये पहला वीकली न्यूज़पेपर है जो इंडिया में पब्लिश हुआ था। पेनी मैगजीन्स का मतलब क्या है? पेनी मैगजीन्स स्पेशली महिलाओं के लिए होती थी और ये बताती थी कि कैसे आपको बिहेव करना है और कैसे घर में रख रखाव करना है चीज़ों का। ऑन व्हाट मटेरियल पर मनुस्क्रिप्ट पर रिटन इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में किस चीज पर मनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी? पाम लीव्स पर। नेम टू पर्शियन न्यूज़पेपर्स व्हिच बिगेन टू पब्लिश्ड इन इंडिया इन अर्ली 19 सेंचुरीज? उन दो न्यूज़पेपर का, पर्शियन न्यूज़पेपर का नाम बताना जो भारत में पब्लिश होने लग जाते हैं। तो जाम ए जहांनामा और शमसुल अकबर। व्हेन बर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में अखबार छापे जाते हैं उन पर बैन लगाया जा सके, उन पर जो मनमानी वो तरीके से न्यूज ना छाप सकें उसको बैन करने के लिए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। गुलामगिरी बुक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। संवाद कौमुदी किसने पब्लिश की थी? राजा राममोहन राय ने 1828 में, ताकि महिलाओं की दुर्दशा जो है उसको हाईलाइट किया जा सके। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। ओल्डेस्ट जापानीज बुक का नाम बताना है डायमंड सूत्र। कब ये प्रिंट हुई थी? 1868 में। मार्को पोलो इटली में कब वापस आए? 1295 में। कहाँ से वापस आए थे? चाइना से वापस आए थे। कई साल इन्होंने गुजारे थे, इंडिया में भी गए थे। विच टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग मार्को पोलो ब्रॉट फ्रॉम चाइना? चाइना से किस टाइप की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मार्को पोलो इटली में लेके आए थे? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके आए थे। इन विच कंट्री द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड? किस देश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले डेवलप होती है? तो वो है चाइना। हु हैड कम बाई टेकिंग वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू इटली? तो चाइना से वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके कौन आए थे इटली में? मार्को पोलो। ड्यू टू हुज प्रिंटिंग आर्टिकल्स रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप स्टार्टेड? किसके प्रिंटिंग आर्टिकल्स की वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है इंग्लैंड में? मार्टिन लूथर। व्हेन जाम ए जहांनामा और शमसुल अखबार न्यूज़पेपर पब्लिश्ड? इनको कब पब्लिश किया गया था? 1822 में, और दोनों पर्शियन न्यूज़पेपर से, पर्शियन भाषा में है ना, फारसी भाषा में। व्हाट वाज अकोर्डियन बुक? अकोर्डियन बुक क्या है? तो ये ट्रेडिशनल बुक है चाइना की जिनको हम बोलते हैं अकोर्डियन बुक। नेम द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? फर्स्ट वीकली पेपर कौन सा पब्लिश होता था? बंगाल गजट, और उसको एडिट कौन करता था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग पेनी बुक चैप बुक्स इन इंग्लैंड? पेनी चैप बुक्स इंग्लैंड में क्यों पब्लिश की जाती थी? ताकि गरीब से गरीब भी इनको खरीद सके, अफोर्ड कर सके। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस को कौन लेकर आता है? पोर्चुगीज मिशनरीज लेकर आते हैं मिड 16 सेंचुरी में। और गोवा इंडिया में पहली ऐसी जगह है जहां पर प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की जाती है, ये भी ध्यान रखना। वीकली बंगाल गजट का नाम? हाँ, हु पब्लिश्ड वीकली बंगाल गजट? वीकली बंगाल गजट को पब्लिश कौन करता था? गंगाधर भट्टाचार्य। तो बंगाल गजट पहला हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर है ना, वीकली। और हु पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल? छोटे बड़े का सवाल किसने पब्लिश किया था? काशी बाबा, काशी बाबा, ध्यान रखना। राइट नेम ऑफ फेमस पेंटर्स ऑफ इंडिया? इंडिया के फेमस पेंटर्स के नाम बताने। राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। मार्टिन लूथर कौन थे? तो जर्मन रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने पोप और कैथोलिक चर्च का अपोज किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ चीप बुक्स इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो सस्ती बुक जो पब्लिश की जाती थी उनका नाम क्या था? पेनी चैप बुक्स। मैक्सिम गोर्की ये कौन थे? मैक्सिम गोर्की एक रशियन रेवोल्यूशनरी राइटर थे।
इन्होंने कुछ किताब लिखी जैसे माई चाइल्डहुड, माई यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आपको कुछ झलक देखने को मिलेगी कि कैसे स्ट्रगल किया गया था रीडिंग के लिए। और बेगम रोकेया शेखावत हुसैन के बारे में आपको बताना है, ये कौन थी? तो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन एक फेमस एजुकेशनिस्ट और राइटर थी। और जब इन्होंने बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को एड्रेस कर रही थी 1928 में, तो उन्होंने उन मुसलमानों को अपोज किया जो महिला एजुकेशन के खिलाफ हैं, उनका इन्होंने विरोध किया था। रामचरितमानस की पहला फर्स्ट एडिशन कब प्रिंट किया गया था और कहाँ प्रिंट किया गया था? तो तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में रामचरितमानस को पब्लिश किया था। 18 सॉरी तुलसीदास की रामचरितमानस को, रामचरितमानस लिखी किसने थी? तुलसीदास। इसका फर्स्ट पब्लिश कब किया गया था इसको? 1810 में कलकत्ता में मतलब पब्लिश किया गया था इसको, है ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन से न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था? तो वो था केसरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? 1878 में। पर्पज क्या था कि जो वर्नाकुलर प्रेस मतलब जो लोकल भाषा में जो प्रेस मतलब छपती थी, उनमें रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स को सरकार सेंसर कर सके, मतलब उसको रोक सके, हटा सके, जो जो भी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है अंग्रेजों के खिलाफ है उसको हटा सके, इसलिए पास किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वेलम क्या है? एक पार्चमेंट है जो स्किन ऑफ एनिमल से बना होता है, जिसको हम वेलम बोलते हैं, जिस पर जो लिखने के काम आता था। कैलीग्राफी क्या है? ये आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल और स्टाइल्ड राइटिंग की एक मतलब कला है कैलीग्राफी। हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन? किसने कहा था प्रिंटिंग जो है भगवान का एक मतलब अनोखा गिफ्ट है, अनोखा और ये बहुत ज्यादा महान गिफ्ट है? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। नेम द टू थिंकर्स एंड राइटर्स whose writings created suitable circumstances for the French Revolution in 1789? तो 1789 में उन दो राइटर्स का नाम बताना है, उन थिंकर्स का नाम बताना है जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में माहौल क्रिएट किया था, लोगों में मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करी थी। तो वो थे वोल्टेयर और रूसो। किसने कहा था प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल कीप डेस्पोटिज्म अवे? ये किसने कहा था प्रिंटिंग जो है मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, और इसकी वजह से और पब्लिक ओपिनियन जो है ये एक मतलब एक ऐसा फोर्स है जो डेस्पोटिज्म को भगा सकता है? तो ये कहा था लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने, जो कि एक फ्रेंच के नोबलिस्ट थे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से क्या मतलब है? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन 16th सेंचुरी का एक मूवमेंट है जो कैथोलिक चर्च में रिफॉर्म करने के लिए चलाया गया था, और कैथोलिक चर्च को डोमिनेट करता था रोम, है ना। गीता गोविंद इसके ऑथर कौन है? जयदेव गीता गोविंद के ऑथर है। व्हाट डू यू मीन बाई कंपोजर? कंपोजर का मतलब क्या है? कंपोजर एक ऐसा व्यक्ति होता था जो टेक्स्ट को कंपोज करता था प्रिंटिंग के लिए। इनक्विजिशन का मतलब क्या है? ये फॉर्मर कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स इज नोन एज इनक्विजिशन। इनक्विजिशन एक पुराना कोर्ट है, रोमन कोर्ट है, जो मतलब दगा करने वाले, धोखा करने वाले या मतलब स्टेट के खिलाफ जाने वाले लोगों को पनिश करता था और आइडेंटिफाई करता था। इसको धर्म अदालत भी बोलते थे। पेरियार कौन थे? पेरियार भैया एक फेमस राइटर है मद्रास के, ईवी रामास्वामी नाइकर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। हु वाज मराठा पायोनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट? मराठा महाराष्ट्र में एक मूवमेंट चला था लो कास्ट मूवमेंट, तो उसके मतलब महान व्यक्ति कौन है जिन्होंने इसको लीड किया था? तो ज्योतिबा फुले। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। व्हाट डू यू मीन बाई ब्लिस द क्यू ब्लू? इसका क्या मतलब है? फ्रांस में ब्लिस द क्यू ब्लू एक लो प्राइस में छपने वाली एक किताब हुआ करती थी, पुअर क्वालिटी का पेपर इसमें इस्तेमाल किया जाता था, उसी को बोलते थे ब्लिस द क्यू ब्लू। उलेमा कौन थे? उलेमा मतलब लीगल स्कॉलर्स हैं इस्लाम के और शरिया के, उनको हम उलेमा बोलते हैं। नेम द टू फेमस राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी हु रोट अबाउट कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम के बारे में लिखने वाले दो फेमस थिंकर्स और राइटर्स के नाम बताने हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और ईवी रामास्वामी नायकर जी। ये फेमस राइटर्स हैं 20th सेंचुरी के। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन खत्म होते हैं, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स के मैं ऑलरेडी 130 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, हिस्ट्री के आज ये अपलोड हो चुके हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में आपको सिविक्स के और ज्योग्राफी के भी कंप्लीट सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको बार बार रिवाइज करें। इनकी पीडीएफ है, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। लक्की एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, लक्की एजुकेशन, वहां पर आपको मिल जाएगी। और अब तक आपने लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ, अभी सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लक्की एजुकेशन फैमिली। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, इन ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।